हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग ये कोऑपरेटिव सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल तक की वीडियो में हमने कमर्शियल बैंक्स पढ़ लिए थे कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स, डिफरेंशियल बैंक्स के ये 4 टाइप्स भी हमने कल करे थे। इसके अलावा हमने आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड भी पढ़ा था कि उनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। जैसे आरबीआई में आरबीआई गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, वो हमने सब कल कवर की वीडियो में कवर करा हुआ है। प्लस जिसने अभी तक ये सीरीज़ में स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि ये पूरी सीरीज़ फॉलो करो। ऑलमोस्ट 30-40 वीडियोस में ये पूरा इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं ये टर्म बेस्ड लेक्चर सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हम लोग टर्म वाइज सब चीज़ें पढ़ते हैं और उसी तरीके से हम लोग अपने जो है डाउट्स क्लियर करते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ना है, उसके बाद आपका जो कन्वेंशनल सोर्स रहेगा वो पकड़ना है, वो कन्वेंशनल सोर्स से आपको रिवाइज करना है, उसके बाद करंट अफेयर से इसी को पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, देन एक और चीज़ है कि जब भी आप ये वीडियो देख लेते हो उसके बाद मैं हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट पिन कर देता हूँ। उस कमेंट में मैंने हर बार लिखा होता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कौन कौन सा टॉपिक जो है अपने नोट से कवर करना है। तो हर बार जब भी ये 15-20 मिनट की वीडियो आप देखते हो तो सबसे पहले एक काम यही करना, आपकी जो कन्वेंशनल सोर्स रहेगी वहाँ से ये टॉपिक जो है रिवाइज कर लो। ठीक है, तो अब बिना कुछ देर करते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम अभी बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, वो कब स्टार्ट हुए थे, वो 1949 में कहीं ना कहीं उस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, तब से ही स्टार्ट हुआ। अब बोलेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स पे कौन सा एक्ट लगता है, आरबीआई एक्ट लगता है? नहीं, इन पे भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही एप्लीकेबल है। पर ये कहीं ना कहीं जब फॉर्मेशन में आए थे, मतलब कहीं ना कहीं ये जब बने थे वो 33 लिख दिया मैंने, 1966 से ही कहीं ना कहीं फॉर्म में है, तब से इन्हीं पे जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं कहीं ना कहीं आरबीआई की। और देखो, सबसे पहले कोऑपरेटिव्स कौन कौन से होते हैं, अर्बन, स्टेट, सेंट्रल, पीएससी जो भी होते हैं, अभी हम थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि सीआरआर एसएलआर लगता है इन पे। देखो, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हो या चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक्स हो, जो एसएलआर सीआरआर है वो सब पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद रेपो वगैरह, रेपो रेट, एमएसएफ जो हमने पढ़ा था कि आरबीआई जो है वो लोन देती है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स को भी अगर लोन चाहिए हो तो वो भी आरबीआई से, रेपो से, एमएसएफ से ले सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स लगते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स पे। हाँ लगते हैं वो, बट वो सिर्फ जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे लगते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे लगते हैं? इसका रीज़न सिंपल है कि कहीं ना कहीं जो बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, वो सारे बैंक्स जो कोऑपरेटिव बैंक्स का कहीं ना कहीं जो बोल सकते हैं हम एक नींव होती है, वो इसीलिए रखी जाती है कि कहीं ना कहीं गरीब लोगों को ही मदद की जाए। इसके कोऑपरेटिव बैंक्स का जो टारगेट होता है वो बिल्डर्स या फिर जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो नहीं होते, उनके गरीब लोग ही होता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अर्बन अर्बन वाले, अर्बन समझते हो ना, अर्बन रूरल, तो अर्बन वाले कोऑपरेटिव बैंक्स में पीएसएल नॉर्म्स का जो है वो एप्लीकेबल रखा हुआ है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी है इस सेक्शन को इतनी। बाकी इसके अलावा किसी और बैंक में ज़्यादा मतलब और जो भी हमें कोऑपरेटिव टाइप के बैंक्स मिलते हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं रखा गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अब आपको? ठीक है, अब बात करते हैं, जब हम कोऑपरेटिव बैंक्स की डिवीजन की बात करते हैं, मेन डिवीजन हमारी आ जाती है, एक आ जाता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, एक आ जाता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, यूसीबी एंड आरसीबी, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं, इसको हम डिवीजन कर सकते हैं सिंगल स्टेट की, कहीं ना कहीं इसकी जो ब्रांच रहेगी वो एक ही स्टेट में रहेगी, या तो फिर मल्टी स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट्स में जहाँ इनकी ब्रांचेस रहेगी उस पर हम लोग इसको डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इस पे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे, इसको गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे हम,
देखो, जब हम बैंकिंग की गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसको यूनियन गवर्नमेंट के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि बैंक्स का कुछ ना कुछ जो भी डिसीजन होता है कैपिटलाइजेशन को छोड़ के, उसके लिए उसके अलावा जो भी डिसीजन होते हैं वो सारे आरबीआई लेते हैं। तो अब जब जब मैं आपको बोलूँगा गवर्नमेंट, तो मतलब समझ आना मैं आरबीआई की बात कर रहा हूँ। तो आरबीआई ने यूसीबीज को बोला हुआ है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला हुआ है कि आप कभी भी वॉलंटरली अपनी मर्जी से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में खुद को चेंज कर सकते हो। अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक से सेम, जिसने कल की वीडियो देखी है उसको ये पता होगा। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स पे। ठीक है, जब रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं हमारे पास इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैंक्स आ जाते हैं। जैसे कुछ लैंड बैंक्स होते हैं, ठीक है, लैंड बैंक्स होते हैं। फिर उसके बाद कुछ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसमें हम बोलेंगे एक प्रॉपर स्पेसिफिक चीज़ के लिए। जैसे अब देखो, लैंड बैंक रहेगा, कहीं ना कहीं उनका मेन मोटिव क्या होगा कि जो भी गरीब लोग होंगे उनको लैंड के लिए अगर कुछ भी चाहिए उसके रिलेटेड लोन्स वगैरह वो दे सके। फिर कहीं ना कहीं जब जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, हमारे जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, फिर उसके बाद हमारा एक और टाइप के बैंक्स होते हैं जिनको हम डीसीसीबीज कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पीएसीएस। पीएसीएस क्या होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एक्चुअली में पीएसीएस जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, और ये बैंक्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये पहले दिमाग में रखना, ये बैंक नहीं होते हैं, क्यों इसी हिसाब से ये चेकबुक भी नहीं दे सकते, और इनको जो है आरबीआई भी रेगुलेट नहीं करता है, इनको स्टेट ही रेगुलेट करता है। अभी ये पीएसीएस क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेगुलेशन की बात करते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स में आ जाके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा वो आएगा रेगुलेशन पे, कि कौन से कोऑपरेटिव टाइप के बैंक को कौन सा रेगुलेट करता है। लाइक जैसे हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं, उसको जैसे आरबीआई रेगुलेट करता है या कोई और करता है, तो वो चीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो मैं एक तरफ लिखूंगा आरबीआई, एक तरफ लिखूंगा स्टेट। तो मतलब आरबीआई के नीचे जो मैं लिखूंगा उसको आरबीआई कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है, उसके अलावा जो मैं लिखूंगा उसको स्टेट रेगुलेट करता है। और यहाँ हम लिख देंगे बिटवीन। बिटवीन वाला मतलब एग्जाम्पल, बिटवीन का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं यही मतलब है जिसको दोनों रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि आरबीआई किन किन को रेगुलेट करता है, देखो सबसे पहले जो हमारे नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स रहते हैं, एसबीआई, पीएनबी वगैरह, उसको कौन रेगुलेट करता है प्रॉपरली, सिर्फ अकेला कमर्शियल बैंक को कौन करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, फिर दूसरी अगर हम बात करें जो कोऑपरेटिव बैंक्स सिंगल स्टेट वाले, अर्बन, जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो सिंगल स्टेट में होते हैं उनको भी कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। क्लियर है ना। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक जो कि मल्टी स्टेट होते हैं, सिंगल नहीं मल्टी स्टेट और अर्बन में होते हैं, उनको भी कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। क्लियर इतना, ठीक है, बहुत बेसिक है, क्लियर हो गया इतना। फिर उसके बाद बात करते हैं बिटवीन, दोनों कौन रेगुलेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी और आरबीआई भी, दोनों को रेगुलेट किसको करते हैं ये लोग, एक जो कोऑपरेटिव बैंक सिंगल मतलब सिंगल स्टेट होगा और रूरल बैंक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा मल्टी कोऑपरेटिव बैंक होगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होगा, रूरल वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कहाँ रूरल वाइज मल्टी स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक मिलेगा। तो अगर हम बात करें कोऑपरेटिव जो हमारा सिंगल स्टेट वाला कोऑपरेटिव बैंक रहेगा रूरल में, उसको जो है दोनों मिलके रेगुलेट करते हैं, स्टेट भी और आरबीआई भी। और दूसरी तरफ बात करें पीएसीएस, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इनको कौन रेगुलेट करता है, इनको अकेली जो है स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। क्लियर है इतना। यही सबसे ज़्यादा जो इस मतलब पूरे टॉपिक में कोऑपरेटिव बैंक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी थोड़ी सी, कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में कौन कौन सी डिवीजन होती है, उसके बाद इनको रेगुलेट कौन करता है। इसके अलावा कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उसमें कवर कर दी हुई है। हालांकि जब आप अपना कन्वेंशनल सोर्स देखोगे आपको ये चीज़, बाकी जो बची हुई चीज़ें वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ की जो हमने बात करने वाले हैं, आपको याद होगा जब हमने फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में दो हिस्से किए थे, एक फॉर्मल इनफॉर्मल। फिर उसके बाद फॉर्मल में हमने दो डिवीजन करे थे, फॉर्मल में दो डिवीजन करे थे, एक तरफ हमारा बैंक्स आया था, एक तरफ नॉन बैंक्स आया था। ठीक है, तो ये बैंक्स वाला डिवीजन तो हमने पूरा प्रॉपरली पढ़ लिया है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों, इस वीडियो की स्टार्टिंग में आप वो चीज़ देख सकते हो उस चार्ट को।
अब हम पढ़ेंगे नॉन बैंक्स वाले सिस्टम में क्या क्या अलग अलग किस्म की चीज़ें आते हैं। तो नॉन बैंक्स का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा उसका है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, AIFIs कहते हैं। ये क्या होता है, सबसे पहले हमारा यही टॉपिक आज का रहेगा। देखो, जब हम लोग ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, आपको सिंपल सी ये बात ध्यान में रखनी है कि ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनका सबका जो है कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रोल होगा, और RBI कुछ स्पेसिफाइड टाइप के जिनके अलग अलग किस्म के नाम होंगे उन्हीं को स्पेसिफाई करता है इसके अंडर, ठीक है। सबसे पहले, आज तक सब लोगों को पता होगा कि हमारे पास सिंपल 4 ही ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, पर ये चीज़ जो है वो करंट में चेंज हो गई है, और अब हमारे जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, एग्जिम आ गया हमारा। अब अभी इनकी फुल फॉर्म वगैरह सब अच्छे से पढ़ेंगे। देन हमारा नाबार्ड आ गया, देन उसके बाद NHB आ गया, देन उसके बाद सिडबी आ गया, देन उसके बाद DFI आ गया, या नाफेड बोल दो, नाफेड। ये जो आया हमारा लेटेस्ट आया है, इंट्रोडक्शन इसका 2022 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2022 में। तो बहुत सारे चांसेस है इसमें से क्वेश्चन बनने के, ठीक है। अब बात करते हैं कौन इनमें से किस टाइम बना है। वैसे जो मैंने रो में लिखा है, जो सबसे पहले बना मैंने उसी हिसाब से लिखा है। एग्जिम बैंक की बात करें तो ये जैन 1982 में बना है। कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन कभी आ सकता है, बहुत सारे चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। आप इसको ENNS और नाब, ये तो सबको पता होगा, नाफेड जो है सबसे लास्ट में है। तो इंसो आपको पता होगा, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, आप इंसो के हिसाब से इसको याद रख सकते हो, INN। और इसमें से आप N के बाद A आ रहा है और यहाँ H आ रहा है, तो A पहले आएगा, तो उस हिसाब से ENN आप इस हिसाब से याद रख सकते हो। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाए, ईयर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़े, बिकॉज कभी ना कहीं ऐसा क्या पता एक MCQ बन जाए कि इसमें से सबसे पहले कौन बना है, और मोस्टली चांसेस है इस तरह का क्वेश्चन आने के। ये आ जाएगा हमारा जुलाई 1982, ये आ जाएगा 1988, और इसमें लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, ठीक है, नाबार्ड और एग्जिम में। तो ये याद रखना है, ई पहले आएगा, इंसो के हिसाब से आप याद रख सकते हो। और सिडबी की बात करें तो 1990, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इनका ईयर वाइज डिवीजन बता दिया है। अब मैं बताऊंगा इनका जो महारथी, या आप बोलो इनको संभालता कौन है, किसके अंडर है सबसे पहले, ठीक है। जब हम बात करेंगे एग्जिम बैंक की, एग्जिम बैंक है किसके अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। मतलब ये कहीं ना कहीं मुनाफा लेंगे, तो सारा जो मैक्सिमम मुनाफा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जाएगा। सर इससे पहले मैं आपको बताता हूँ इनकी डेफिनेशन, सॉरी फुल फॉर्म्स क्या है। EXM जो है इसका नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपको फुल फॉर्म्स जो है इसकी याद रखनी है, ठीक है। ये जो फुल फॉर्म्स आपको दिख रही हैं ये आपको सारी जो है कहीं ना कहीं याद रखनी है, ठीक है। फिर ये आ गया NHB, दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाफेड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मैंने ऐसे ही गंदा गंदा लिखा है, तो मैं रिपीट तो कर ही रहा हूँ, तो आपको समझ आ ही रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एग्जिम बैंक की बात करें, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं उसके ऊपर 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है। अगर बात करें नाबार्ड की, कहीं ना कहीं पहले ये RBI के अंदर होता, मतलब थोड़ा बहुत इसका कहीं ना कहीं स्टेक जो थे RBI में थे, पर अब ये जो है 100% ये भी गवर्नमेंट के पास है। बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक के, ये जो है RBI के 100% कंट्रोल में हुआ करता था। ये भी 2-3 साल पहले ही RBI ने जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको सेल कर दिया था। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कहीं ना कहीं इन तीनों को चला रही है। बात करेंगे सिडबी की। जब सिडबी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि कहीं ना कहीं पहले, इससे पहले ये IDBI बैंक जो है उसका हिस्सा हुआ करता था, जो कि क्या था, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद कहीं ना कहीं इसको चेंज कर दिया
और उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनीज है जिन्होंने खरीदा, तो इसमें अलग अलग शेयर परसेंट है। जैसे अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा अलग अलग टाइप के बैंक जैसे एसबीआई हो गया, गवर्नमेंट की एलआईसी हो गया, इस तरह के इसमें एलआईसी सॉरी, तो ये वाले बैंक्स के पास शेयर होल्डिंग है, तो गवर्नमेंट की इसके पास शेयर होल्डिंग नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात करें नाफेड की, इनको अगर हम देखो, सबसे पहले इन सबको रेगुलेट कौन करेगा? सिंपल, आरबीआई करेगी। तो कहीं ना कहीं नाफेड की अगर बात करें तो इसमें भी शेयर होल्डिंग किसकी होगी? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, क्लियर इतना? अब इनमें सबसे जो नया है वो नाफेड है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए नाफेड क्या है। नाफेड कुछ नहीं है, सबसे पहले आया कैसे, रोल में कैसे आया इसका, जो है नाफेड एक्ट लाया गया है 2021 में, पास किया गया है 2021 में। फॉर्म में जो ये गवर्नमेंट ने जब इसको फॉर्म में लाया 2022 में लाया, और आरबीआई एक्ट के थ्रू ही, कहीं ना कहीं आरबीआई एक्ट है हमारे पास, सबको पता होगा 1934, उसके थ्रू ही इसको जो है आरबीआई कंट्रोल करती है। कहीं ना कहीं जो इनका मेन गोल था वो ये था कि जो भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या बाहर किसी को फाइनेंस करना है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये बैंक जो है कहीं ना कहीं मतलब फॉर्म में लाया है कि जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स रहेंगे उनको लॉन्ग टर्म पेमेंट कर सके, पेमेंट इन द सेंस लोन के टाइप में, पर ये जो रहेगा लॉन्ग टर्म रहेगा। तो अब इसमें बात आएगी कि इसको पैसे कौन देगा। इनको अलग अलग टाइप के जो है बैंक पैसा दे देंगे, लाइक एलआईसी पैसा दे देगी, फिर वर्ल्ड बैंक पैसे दे देगा, आरबीआई पैसा दे देगी, या गवर्नमेंट पैसा दे देगी। उस हिसाब से इसमें कुछ कैपिटल बनाया जाएगी। फॉर एग्जांपल 50,000 करोड़ इसमें जमा कर लिया। अब वो जो 50,000 करोड़ है वो क्या करेंगे, वो लोन में देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए या किसी और को चाहिए, कोई भी फाइनेंस करेंगे, जो कि मोस्टली लॉन्ग टर्म रहेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये तरीका है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी आए तो ये बॉडी भी चलता रहे, और गवर्नमेंट को भी इसका जो है कहीं ना कहीं इंसेंटिव्स मिलते रहे। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने ट्राई करा कि मैं सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करूँ। सो अभी तक जुड़े हो तो लाइक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।